Hello friends, myself Dr. Rachit Sisodia. Welcome to the डिकोड एग्जाम डिफेंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हुमायूं को पढ़ा था। आज हम लोग शेरशाह सूरी या कहिए सूरी वंश को पढ़ेंगे। अभी अकबर को भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वो जो 10 इयर्स का जो गैप था जब हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भारत जाना पड़ा था, तो वो जो 10 वर्ष का जो टाइम पीरियड था उसमें किस वंश ने शासन किया था, वो कौन सा वंश था? वो था सूरी वंश, सूरी डायनेस्टी। सबसे महत्वपूर्ण बात सूरी वंश के बारे में ये है कि सूरी जो डायनेस्टी थी, सूरी डायनेस्टी जो थी वो दिल्ली की दूसरी अफगान डायनेस्टी थी। पहली अफगान डायनेस्टी कौन सी थी? पहली अफगान डायनेस्टी थी सल्तनत काल में, वो थी लोदी वंश। लोदी भी अफगानी थे और सूरी जो था जिसका संस्थापक था शेर खान या फरीद, वो भी अफगानी था। अफगान और तुर्कों में अंतर क्या है? देखिए, एज सच रेशियल डिफरेंस तो कोई नहीं है। अगर आप देखने में कहेंगे कि अफगान और ये तुर्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखने में आप डिफरेंस तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एथनिकल डिफरेंसेस थे। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा का अंतर था। ठीक है, तो अफगानों में और अफगानिस्तान से अफगान जो थे वो मूलतः अफगानिस्तान के रहने वाले थे, और जो तुर्क थे वो अफगानिस्तान के नॉर्थ, मतलब कि सेंट्रल एशिया, जहां आज कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहां के तुर्क लोग थे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सूरी वंश की। सूरी वंश का जो संस्थापक था वो था कौन? शेरशाह सूरी। इसके जो संस्थापक थे, सूरी वंश का जो संस्थापक था वो था शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी था कौन? 1472 में इसका जन्म हुआ था होशियारपुर में। होशियारपुर पंजाब में जगह पड़ती है होशियारपुर। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1472। 1472 में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था होशियार में। इसका वास्तविक नाम था फरीद। इसका जो मूल नाम था फरीद नाम था। और इनके जो पिता जो थे हसन खान, इनके पिता का नाम था हसन खान इनके फादर का नाम था। और हसन खान जो थे वो जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। जौनपुर के छोटे से जागीरदार थे और बचपन इनका, फरीद का जो बचपन था वो जौनपुर में ही बीता था। इनके जब पिता के जब डेथ हो गई जौनपुर से में, तो जौनपुर को इन्होंने त्याग दिया और ये चले गए साउथ बिहार। और साउथ बिहार में एक अफगान, वहाँ का एक मिलिट्री कमांडर था बहार खान लोहानी। उसका नाम था बहार खान लोहानी। उसके यहाँ जाके फरीद ने ऐसे सोल्जर उसके यहाँ भर्ती हो गया, लेकिन अपने योग्यता के बल पर वो काफ़ी बहार खान लोहानी के काफ़ी करीब आ गया था। और कहा जाता है कि बहार खान लोहानी ने ही एक शेर को मारने पर, कहा जाता है कि फरीद ने एक शेर को मार दिया था। और इसी उपलक्ष्य में बहार खान लोहानी ने, जो साउथ बिहार का जो रूलर था, जो जागीरदार था साउथ बिहार का, उसने फरीद को शेर खान की टाइटल से नवाजा था। शेर खान के नाम से यह प्रसिद्ध होता है। अच्छा, इसी बीच बहार खान लोहानी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, और बहार खान लोहानी की जो विधवा थी दूदू बेगम, उससे शेर खान ने निकाह कर लिया और इसी के पश्चात वो साउथ बिहार का शासक बन बैठा। इसी बीच चुनार का जो किलेदार था, जो कि जिसके ऊपर किले का भार था, चुनार जो कि मैं बता भी चुका हूँ लास्ट क्लास में, बहुत ही महत्वपूर्ण किला था जिसे पूरब का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चुनार के किले का शासक की भी मृत्यु हो जाती है और वहाँ भी इसने उनकी विधवा से निकाह कर लिया और चुनार का किला अपने अधीन कर लिया। तो इस प्रकार से इसने अपने आप को मजबूत किया। मैट्रिमोनियल अलायंसेस के साथ विवाह करके, निकाह करके सबसे अपने आप को मजबूत कर लिया। ठीक है, इसी बीच लास्ट क्लास में बता ही चुका हूं कि 1539 में और 1540 में इन दो युद्धों में शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया था। और इन्हीं दो युद्धों को जीतने के पश्चात
इन्हीं दो युद्धों को जीतने के पश्चात शेरशाह सूरी या शेर खान या फरीद दिल्ली का शासक बन गया था। शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड था, रूल करने का जो टाइम पीरियड था, वो बहुत कम था। 1540 में ये दिल्ली का शासक बनता है और 1545 में इसकी मृत्यु हो गई। एक एक्सीडेंटल डेथ थी इसकी। लेकिन इस 5 वर्षों में इसने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। अगर देखा जाए प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स जो थे या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स जो थे या वेलफेयर वर्क्स जो थे, इसके बहुत बड़े थे। अगर इसको समय मिलता तो शायद और बड़े काम करता, लेकिन इसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। अच्छा, इसी बीच इसने 1541 और 45 के मध्य राजस्थान के कुछ राज्यों को जीत लिया था, जैसे मालवा था। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ राज्यों को जीता था। मालवा का क्षेत्र इसने अपने अधीन किया। इवन जो राजस्थान का जो मारवाड़ का रीजन था, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र था मारवाड़, जिसे हम लोग बोलते हैं मारवाड़, ठीक है, जोधपुर का रीजन, ठीक है, जोधपुर के जो शासक थे मालदेव, उनसे इनका बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ था। और मालदेव बहुत ही वीर योद्धा थे। मालदेव ने अंतिम समय तक मुकाबला किया। अंततः मालदेव को इन्होंने धोखे से हराया। उनके कुछ मालदेव के कुछ अपने ही सरदारों को फोड़कर अपने तरफ खींच लिया और अंततः मालदेव पराजित हुए। लेकिन एक समय ऐसा आ गया था कि शेरशाह सूरी कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत शायद लगभग हार चुका था। मतलब मुट्ठी भर बाजरे का मतलब क्या हुआ कि मारवाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ होता क्या है, वहाँ बाजरा ही तो होता है बस। वो जो है उतना फर्टाइल रीजन नहीं है। लेकिन उस क्षेत्र को जीतने के लिए, उस जहाँ पे से बाजरा ही होता है, मेरी स्थिति ये हो गई थी। वो कहता है कि मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि मारवाड़ के चक्कर में मैं पूरा दिल्ली का साम्राज्य खो बैठूंगा। खैर ये किंतु हुआ नहीं, मालदेव पराजित हुए। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत समय तक शेरशाह सूरी मारवाड़ क्षेत्र को कंट्रोल नहीं कर पाया। जब उसकी डेथ होती है तो फिर से मारवाड़ पर मालदेव के वंशज, उन्हीं के वंशजों का शासन हो गया था। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अब हम आते हैं कि अचीवमेंट क्या थी, शेरशाह सूरी की अचीवमेंट्स क्या क्या थी। तो शेरशाह सूरी ने कई प्रशासनिक सुधार किए। जैसे कि उसने अपने पूरे राज्य को सरकार में विभाजित किया था। 37 सरकारों में उसने अपने पूरे राज्य को सरकार में विभाजित किया था। सरकार का मतलब होता है जिला। उसने अपने राज्य को सरकार में विभाजित किया। सरकार का अर्थ यहां पे हो रहा है जिला। तो उसने अपने पूरे साम्राज्य को 37 सरकारों में विभाजित किया था। के.आर. कानूनगो एक बहुत फेमस हिस्टोरियन थे। के.आर. कानूनगो इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर हुआ करते थे। इन्होंने शेरशाह सूरी के बारे में कई शोध किया है, बुक भी लिखी है और इन्होंने शेरशाह सूरी के बारे में बहुत विस्तृत लिखा है। और इन्होंने कहा है कि ये जो सरकार है इसकी जो ओरिजिन है वो शेरशाह सूरी की ही देन है। अच्छा, प्रत्येक सरकार में इन्होंने 2 अफसरों को नियुक्त किया था। एक थे मुंसिफान, एक थे मुंसिफान और दूसरे थे शिकदार शिकदारान। मुंसिफान और शिकदारान। मुंसिफान क्या थे, इनका मुख्य कार्य क्या था, इनका जो मुख्य कार्य था, जो मेन वर्क था वो क्या था, इनका जो मेन वर्क था मुंसिफान का, ये था रेवेन्यू कलेक्शन। ये राजस्व के सबसे बड़े अधिकारी थे और साथ साथ सिविल जज की तरह भी ये कार्य करते थे और अपने नीचे के जो मुंसिफ होते थे उनको भी कंट्रोल करते थे। शिकदारान क्या करते थे, ये अपने उस सरकार का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। तो ये एक प्रकार के वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर थे और जो फौजदारी मुकदमे होते थे,
जो क्रिमिनल केसेस होते थे उसको भी ये देखते थे, और साथ साथ अपने नीचे के जो शिकदार होते थे उसको भी कंट्रोल करते थे। अच्छा, ये तो मैं बात कर रहा हूँ सरकार की। सरकार के नीचे का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी वो थी क्या थी, वो थी परगना। ठीक है, परगना थी। परगना मतलब आज के समय में हम लोग तहसील को बोल सकते हैं, परगना। परगना में भी दो प्रकार के अफसर थे, शिकदार जो कि मिलिट्री ऑफिसर था जिसका काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। उसके बाद एक ऑफिसर होता था मुंसिफ जिसका काम था रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, इसके अलावा दो और अधिकारी, दो और अफसर भी थे यहाँ पे। एक थे खजांची, एक थे खजांची, एक थे खजांची। ठीक है, दूसरे जो अफसर थे वो थे खजांची। खजांची मतलब ट्रेजरार। खजांची का मतलब क्या हुआ, ट्रेजरार, जो पैसे को कलेक्ट करते थे अपने पास और उसको देखते थे। और दो कारकुन नामक छोटे अधिकारी भी होते थे। कारकुन का मतलब होता था आय और व्यय का लेखा रखने वाले। तो एक प्रकार से ये दो क्लर्क भी होते थे जो परगने में होते थे, जिन्हें कारकुन कहा जाता था। तो परगने में 4 अधिकारी होते थे, शिकदार, मुंसिफ, खजांची और 2 कारकुन होते थे। तो ये सभी जो थे वो प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करते थे। तो ये एक प्रकार से ये जो व्यवस्था है ये शेरशाह सूरी की ही व्यवस्था है। ये उन्हीं की देन थी कि इतना व्यवस्थित इन्होंने हर चीज को बनाया था। और एक अगर हम बात करें, ये तो हम बात कर रहे हैं सरकार की, अगर हम बात करें केंद्र की, तो केंद्र में भी कई डिपार्टमेंट थे, जैसे कि दीवाने विजारत, रेवेन्यू, इसके हेड जो थे वो वजीर थे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड होते थे। उसके बाद दीवाने रसालत, विदेश विभाग, विदेशी मामले इसके अंडर होते थे। उसके बाद दीवाने इंशा, ये करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट था, पत्राचार विभाग था, जिससे जो भी पत्राचार होता था शासक का, बादशाह का, आम लोगों के माध्यम से, या जो भी सरकारी कार्य होते थे वो इसी विभाग के जरिए होते थे। और भी कई विभाग थे, दीवाने रसालत, दीवाने इंशा, दीवाने विजारत, दीवाने बरीद जो थे वो गुप्तचर विभाग था, जिसके माध्यम से हर प्रकार की जानकारियां जो थी शासन में कहाँ पे क्या हो रहा है उसकी जानकारी शेरशाह सूरी को मिलती रहती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि शेरशाह सूरी ने भू राजस्व व्यवस्था में कई अच्छे कार्य किए। उसने एक नए सिस्टम को डेवलप किया। भू राजस्व व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि शेरशाह सूरी ने क्या किया कि शेरशाह सूरी ने जो प्रचलित भू राजस्व व्यवस्थाएं थीं उसमें और परिवर्तन किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उसने क्या किया, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो हम किसानों से जो लगान वसूलें वो बहुत अधिक ना हो, जिसके वजह से किसानों की जो कंडीशन है वो खराब हो जाए, और वो वास्तविक होनी चाहिए, वो एक सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया, शेरशाह सूरी ने ये आदेश दिया कि पहले तो आप जमीन को कैटेगराइज करिए, जो एग्रीकल्चर लैंड है जिस पे खेती होती है उसको भी कई भागों में बांटा जाए। ऐसा नहीं कि किसी खराब जमीन का राजस्व इतना फिक्स कर दिया जाए और किसी के पास अगर अच्छी क्वालिटी की जमीन नहीं है तब भी उतना ही उसको रेवेन्यू देना पड़े। तो क्या किया इसने कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड थी उसको 3 भागों में बांटा गया था, मध्यम, अच्छी और खराब। और उसी आधार पे ही अच्छी जमीन की पैदावार ज़्यादा होगी तो उसको उसी आधार पे उसका राजस्व वसूल फिक्स किया गया कि अच्छी ज़मीन का राजस्व अगर 100 रुपया है बीघा तो 100 रुपये का 1/3 जो है वो राजस्व शासन लेगा। ठीक है, इस तरह से खराब ज़मीन का अगर 50 रुपये है तो 50 रुपये 1/3 लेगा, मध्यम ज़मीन का अगर 80 रुपये है तो 80 रुपये का 1/3 लेगा। ठीक है, तो इस तरह से उसने ज़मीन को कैटेगराइज किया और हर फसल की, गेहूं की, चावल की, जो भी फसल होती थी उसकी कितनी पैदावार हो रही है उसकी उसी आधार पर उसने रेवेन्यू को डिसाइड किया कि हाँ अब इसका इस फसल से इतनी रेवेन्यू हो रहा है तो उसका हम 1/3 जो है वो हम वसूलेंगे। लेकिन जो उसके पहले तो इस व्यवस्था को कहा गया था
जब्ती व्यवस्था, जब्ती सिस्टम कहा गया था। इस व्यवस्था को कहा गया था जब्ती सिस्टम। जब्ती सिस्टम मतलब होता है कि राजस्व का सर्वे किया गया कि किसके पास कौन सी जमीन है, क्या पैदावार, क्या उगाता है, उस फसल की कितनी पैदावार है, और उसके आधार पर उस किसानों से फिर उसका 1/3 लिया गया। ठीक है। इसके अलावा भी 2 प्रकार के और टैक्स उसने लिए थे, महिसिलाना और जरीबाना। महिसिलाना मतलब क्या कि जब हम लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे तो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भी जो टैक्स लिया जाएगा उसे कहा गया था महासिलाना टैक्स। और जरीबाना टैक्स मतलब सर्वे टैक्स, मतलब जब आपके ज़मीन का सर्वे होगा तो सर्वे के लिए भी जो कर लिया जाएगा उसे कहा गया था जरीबाना टैक्स। तो जरीबाना टैक्स और महासिलाना टैक्स, ये दोनों टैक्स लैंड रेवेन्यू के साथ भी किसानों से लिया जाता था। ये दोनों टैक्स 2.5% होता था। तो 1/3 प्लस 5% और टैक्स किसानों से वसूला जाता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसानों को पट्टा दिया जाता था कि इनके इतनी ज़मीन है, उनको पट्टा दिया गया है कि इतनी ज़मीन से आपके पास इतनी ज़मीन है और इतनी ज़मीन में हम 1/3, इतनी ज़मीन का 1/3% हम आपसे राजस्व वसूलेंगे। कबूलियत पत्र होता था जिस पे किसान साइन भी करते थे। तो एक प्रकार से व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये सब व्यवस्थाएं शेरशाह सूरी लाता है। खैर इसके परिणाम काफ़ी दूरगामी हुए। बाद में अकबर ने भी इसमें और संशोधन किया, इसको और इम्प्रूव किया, बाद के शासकों ने भी इसको और इम्प्रूव किया था और एक सिस्टम डेवलप हो गया। हाँ, जब्ती सिस्टम के अलावा भी कुछ पुराने जो प्रचलित लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, जो उसके पहले के जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, जैसे कि एक सिस्टम था गल्ला बख्शी। गल्ला बख्शी मतलब क्या कि अनुमान के आधार पर, गल्ला बख्शी मतलब क्या हुआ, अनुमान के आधार पर, गल्ला बख्शी मतलब अनुमान के आधार पे हम लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे। जैसे कि कोई किसान है, कोई फार्मर है, कोई पीजेंट है, उसकी फसल लगी हुई है, फसल को एक सरकारी अधिकारी आया, उसने देखा, फसल को देखा और कहा कि ठीक है, इस फसल का इतना हिस्सा आपका और इतना हिस्सा मेरा। एक प्रकार से तो ये होता है। दूसरे प्रकार से मान लीजिए कि जब किसान ने फसल को काटा, उसको गट्ठरों में बांट के रख दिया, तो अधिकारी आया, उसने कहा कि इतना गट्ठर आपका हो गया, इतना गट्ठर मेरा हो गया। या फिर तीसरा तरीका ये था कि जब किसान ने फसल को काटा, उसको फिर हार्वेस्ट करके जब उसके अनाज को किनारे कर लिया, तो अनाज का अधिकारी आया, उसने कहा कि अनाज का इतना हिस्सा आपका, इतना हिस्सा मेरा। तो ये बख्शिश, गल्ला बख्शी व्यवस्था थी। कुछ क्षेत्रों में ये जारी रहा, जैसे मालवा, राजस्थान और मुल्तान के क्षेत्रों में गल्ला बख्शी ही व्यवस्था जारी रही। लेकिन बेसिकली जो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र था, मतलब गंगा यमुना दोआब या बिहार या दिल्ली के आसपास का पूरा जो क्षेत्र था, वहां पे जब्ती व्यवस्था को शेरशाह सूरी ने लागू किया था। शेरशाह सूरी ने अपने राज्य व्यवस्था में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरायों का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि उसने कई सड़कों का निर्माण कराया था। उसके शासनकाल में सड़क-ए-आज़म का निर्माण हुआ था। सड़क-ए-आज़म क्या थी? सड़क-ए-आज़म वही थी जो प्राचीन काल में जिस सड़क को हम लोग उत्तरापथ कहते थे, जो सोनार गांव, बंगाल के सोनार गांव से पंजाब के मुल्तान और उसके आगे पेशावर तक जाती थी, वही थी। उत्तरापथ कहा गया था प्राचीन काल में। मौर्य काल में इसका निर्माण किया गया था और उसी रोड का शेरशाह सूरी ने पुनः निर्माण कराया था और उसका नाम रखा था सड़क-ए-आज़म, जिसे हम लोग शेरशाह सूरी मार्ग या आज के समय में उसे हम लोग बोलते हैं जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। अंग्रेजों ने उसी रोड को, उसी सड़क-ए-आज़म का फिर से पुनः निर्माण कराया था लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। तो प्राचीन काल में इसका नाम था उत्तरापथ, शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसका नाम हो गया सड़क-ए-आज़म, और आज के समय में, अंग्रेजों के समय में इसका नाम हो गया था ग्रांड ट्रंक रोड। NH2 और NH1 मिलके जीटी रोड बनती है। NH2 मतलब कलकत्ता से दिल्ली और दिल्ली से अमृतसर NH1, और वहां से आगे चली जाती है वो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में, और यहाँ से चली जाती है वो बांग्लादेश।
तो ये सड़क आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में कराया था। इसके अलावा भी कई रोडें बनाई थी, जैसे एक रोड बनाई थी इसने दिल्ली से बुरहानपुर, बुरहानपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में। एक रोड बनाई थी इसने दिल्ली से चित्तौड़गढ़ होते हुए जोधपुर। तो ऐसे कई रोडों का निर्माण कराया था और इन रोडों के हर 2 या 3 मील पर इसने सरायों का निर्माण कराया था। सराय मतलब एक प्रकार से रेस्टिंग प्लेस था और उस सराय में हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था थी रहने की और मुसलमानों के लिए भी अलग व्यवस्था थी। और रोडों के चारों तरफ उसने छायादार वृक्ष भी लगवाए थे, मतलब जनता का वेलफेयर के लिए उसने अच्छे कार्य किए थे। और केआर कानूनगो ने इसकी बहुत तारीफ की है कि ये सराय जो थे वो एक प्रकार से सिर्फ रेस्टिंग प्लेस नहीं थी, ये एक डाक चौकियाँ भी थी। इस डाक चौकियों में इस सरायों में लोग गुप्तचर भी रहते थे, उनके मैसेजर भी रहते थे। भाई आज के समय में की तरह उस समय पोस्ट ऑफिस का कॉन्सेप्ट नहीं था ना। तो जैसे अगर आपको मैं दिल्ली का अगर बादशाह हूँ, अगर मुझको लखनऊ तक खबर पहुँचानी है तो मैं कैसे पहुँचाऊँगा? मैं अपने एक आदमी को भेजूँगा तो वो भागते हुए घोड़े से जाएगा और दिल्ली से पहुँचेगा गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में एक और दूसरा व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति खड़ा होगा घोड़े लेकर, वो खबर में उसको देगा, फिर वो घोड़े से तेजी से भागते हुए जाएगा। इस तरह से दिल्ली से वो खबर लखनऊ तक पहुँचेगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे खड़े होते थे? तो वो स्थान हो गया सराय। सराय में ही सरकार के अपने जो मैसेंजर थे वो घोड़े लेके तैनात रहते थे और वहीं से वो खबरें पूरे हर जगह फैलती रहती। अगर मुझे किसी को कोई खबर देनी है तो वो सराय के माध्यम से वो खबर धीरे धीरे अपने सही स्थान पे पहुंच जाती थी। ठीक है, न्याय व्यवस्था की बात करें तो शेरशाह सूरी ने न्याय व्यवस्था में भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास किया। कहा जाता है कि उस समय लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूती से था, बहुत मेंटेन था और उस ज़माने को देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छा था। ये जो इतिहासकार लिखते हैं उनका ये मानना है कि शेरशाह सूरी के समय में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा था। खैर जो भी था, हम लोग आते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। 1545 ईस्वी में 1545 में कालिंजर का किले को जीतने का प्रयास कर रहे थे। वही कालिंजर जिसको जीत नहीं पाए थे हुमायूं, और इसी किले को जीतने का प्रयास कर रहा था शेरशाह सूरी। और तोपों का गोला चल रहा था और एक गोला जाता है तोप का, जाके कालिंजर के किले के दीवार पे लगता है और फटता नहीं है, वापस चला आता है और जहां वो शेरशाह सूरी खड़ा था वहीं आके वो फट जाता है और उसी से शेरशाह सूरी की 1545 में मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी के मरने के पश्चात इस वंश में कई शासक आए, इस्लाम शाह सूर, आदिल शाह सूर, और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था सिकंदर शाह सूर। और सिकंदर शाह सूर को मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में कि सिकंदर शाह सूर जो दिल्ली और पंजाब का शासक था उसको हुमायूं ने 1555 में पराजित किया था और दिल्ली में पुनः मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो 1540 से लेकर और 1555 तक का जो शासनकाल था, इस 15 वर्ष के शासनकाल में दिल्ली में सूरी वंश का शासन था। और सूरी वंश के जो सबसे महान शासक हुए थे वो थे इस वंश के संस्थापक, जिसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को ही शेर खान भी बोलते हैं और इसका जो मूल नाम था वो था फरीद। शेरशाह सूरी के शासनकाल के समय ही शासनकाल में ही मलिक मोहम्मद जायसी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे अवधी भाषा में। उन्होंने अपनी फेमस कृति की रचना की थी, बहुत ही फेमस उनका ड्रामा था जिसका नाम था पद्मावत। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे शेरशाह सूरी के शासनकाल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पूरे मुगल वंश का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है अकबर के बारे में। अकबर के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जो भी अचीवमेंट्स थे, उसने क्या क्या किया अपने शासनकाल में, क्या किया, वो क्यों इतना फेमस हुआ, वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।